नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइंस। चंद्रमा पर भारत की गूंज, देश ने अपार सफलता के साथ रचा इतिहास। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बना भारत। थाईलैंड के प्रधानमंत्री बने श्रेथा थाविसिन, पीएम नरेंद्र मोदी ने दी बधाई। लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट के नाम से जाना जाता है थाईलैंड। और रैगिंग के चलते आत्महत्याओं के कई मामले आए सामने। आर.के. राघवन की अध्यक्षता में बनी थी कमेटी, यूजीसी ने लागू की है गाइडलाइंस। चलिए खबरों की शुरुआत करें। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि भारत ने चंद्रयान 3 की लैंडिंग के साथ इतिहास रच दिया है। 23 अगस्त 2023 को शाम को 6:04 पर भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला पहला देश बन गया है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग काफी ट्रिकी है। हाल ही में रूस का लूना 25 इस तरह की लैंडिंग के प्रयास में असफल हो गया। चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच गया है। वैज्ञानिकों का दावा है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कीमती तत्व और बर्फ के बड़े संसाधन मौजूद हैं। चंद्रयान 3 आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था। इसे GSLV Mark 3 लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया। इस लॉन्च व्हीकल को बाहुबली नाम दिया गया है। चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 का फॉलो ऑन मिशन है, जिसका मकसद चंद्रमा की धरती पर भारत की सॉफ्ट लैंडिंग की क्षमताओं को प्रदर्शित करना है। चंद्रयान 3 में इस तरह के पेलोड्स लगाए गए हैं जो चंद्रमा की मिट्टी और चट्टानों के केमिकल कंपोजिशन की जानकारी जुटा पाए। थाईलैंड की संसद ने श्रेथा थाविसिन को प्रधानमंत्री चुना है। वे थाईलैंड के 30वें प्रधानमंत्री बने हैं। थाईलैंड की संसद द्विसदनीय है। इस मौके पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी। थाईलैंड दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक देश है। यह अपनी सीमा म्यांमार, लाओस, कंबोडिया और मलेशिया से साझा करता है। थाईलैंड अंडमान सी और गल्फ ऑफ थाईलैंड से भी सीमा बनाता है। गल्फ ऑफ थाईलैंड साउथ चाइना सी का एक इनलेट है। थाईलैंड का दक्षिणी हिस्सा मलय पेनिनसुला के कुछ भाग को कवर करता है। साल 1939 तक थाईलैंड को सियाम नाम से जाना जाता था। इसे लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट के नाम से भी जानते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया को दो भागों में बांटकर देखा जाता है, मेनलैंड पार्ट और मैरीटाइम पार्ट। मेनलैंड पार्ट में म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम और कंबोडिया आते हैं। वहीं मैरीटाइम पार्ट में सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई और फिलीपींस शामिल हैं। म्यांमार मेनलैंड पार्ट और मैरीटाइम पार्ट दोनों का हिस्सा है। दक्षिण पूर्व एशिया के ये सभी 10 देश मिलकर आसियान बनाते हैं। बीते दिनों विद्यार्थियों की सुसाइड की खबरें लगातार चर्चा में रहीं। जादवपुर यूनिवर्सिटी में विद्यार्थी की मौत का कारण रैगिंग बताया जा रहा है। वहीं कोटा के हॉस्टल्स में एंटी सुसाइड डिवाइसेस इंस्टॉल की गई हैं। यूजीसी के आंकड़ों के मुताबिक साल 2018 से तकरीबन 25 विद्यार्थियों की सुसाइड का कारण रैगिंग है। साल 2001 में विश्व जागृति मिशन ने रैगिंग के खिलाफ एक PIL दायर की थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रैगिंग को शिक्षण संस्थानों में व्याप्त खतरा बताया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रैगिंग को परिभाषित किया था। रैगिंग एक ऐसा व्यवहार है जिसमें किसी के साथ अशिष्ट या चिढ़ाने वाला बिहेव लिखकर या बोलकर या किसी अन्य तरीके से किया जाता है, जिससे छात्र के मन पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव या उसके लिए कठिनाई पैदा हो। उसे किसी ऐसे काम को करने के लिए भी कहा जा सकता है जो उसके लिए शर्मिंदगी की वजह बने। रैगिंग सीनियर्स द्वारा सैडिस्टिक प्लेजर के लिए जूनियर्स के ऊपर अथॉरिटी या फिर शक्ति का प्रदर्शन करने के मकसद से की जाती है। साल 2009 में सुप्रीम कोर्ट के सामने रैगिंग का एक और मामला आया। इसके बाद R.के. राघवन की अध्यक्षता में एंटी रैगिंग कमेटी गठित की गई थी। इस समिति की सिफारिशों पर यूजीसी ने यूनिवर्सिटीज को एंटी रैगिंग गाइडलाइंस जारी की थी। इन गाइडलाइंस के मुताबिक उच्च शिक्षण संस्थाओं को संस्था के स्तर पर रैगिंग को रोकने के प्रावधान करने होंगे। संस्थाओं को एंटी रैगिंग कमेटी का गठन करने के लिए भी कहा गया है। यदि कोई व्यक्ति एंटी रैगिंग कमेटी के द्वारा दोषी पाया जाता है तो 24 घंटे के भीतर FIR दायर करनी होती है। आपको बता दें कि इंडियन पीनल कोड यानी IPC के तहत रैगिंग कोई विशिष्ट अपराध नहीं है। हालांकि IPC के अन्य प्रावधानों के तहत इसके लिए दंड दिया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ें, उससे पहले जरूरी सूचना। स्टडी IQ IAS हिंदी की टीम ने P2I यानी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच लॉन्च किया है।
नए बैच की शुरुआत 23 अगस्त 2023 से शाम में 6 बजे हो रही है। ये बैच इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश तीनों ही भाषाओं में एक ही समय पर शुरू किया जा रहा है। कोर्स की सबसे बड़ी खासियत है, प्रीलिम्स क्लियर करने वाले स्टूडेंट्स के लिए स्टडी IQ की तरफ से निःशुल्क आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस दौरान आपके मेंस की पूरी तैयारी कराई जाएगी। साथ ही कोर्स में इंटरव्यू के लिए डैफ का 1-to-1 एनालिसिस भी किया जाएगा। कोर्स में डिस्काउंट हासिल करने के लिए आपको अमृत लाइव कोड यूज करना है। इससे ये कोर्स आपको केवल 29,999 रुपए में हासिल हो सकेगा। कोर्स के संबंध में और ज्यादा जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर लीजिए। ब्रिक्स की 15वीं बैठक का आयोजन दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में किया जा रहा है। इसकी थीम ब्रिक्स एंड अफ्रीका पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअली एक्सेलरेटेड ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव मल्टीलैटरलिज्म रखी गई है। इसमें भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेने पहुंचे हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स को फ्यूचर रेडी संस्था के तौर पर तैयार करने की बात कही है। इसके लिए ब्रिक्स में शामिल देशों को भी फ्यूचर रेडी होना होगा। इसमें तकनीक की अहम भूमिका होगी। उन्होंने ब्रिक्स के सभी देशों से G20 में अफ्रीकन यूनियन को शामिल करने के लिए सहयोग देने की बात कही है। भारत ने ब्रिक्स के एजेंडे में कुछ सुझाव भी दिए हैं, जिनमें रेलवे रिसर्च नेटवर्क, क्लोज कोऑपरेशन बिटवीन MSMEs, ऑनलाइन ब्रिक्स डेटाबेस और स्टार्टअप फर्म्स शामिल हैं। इसके अलावा भारत के द्वारा ब्रिक्स स्पेस एक्सप्लोरेशन कंसोर्टियम भी प्रस्तावित किया गया है। यह स्पेस रिसर्च और वेदर मॉनिटरिंग पर फोकस करेगा। भारत ने ब्रिक्स को ग्लोबल साउथ के देशों के लिए अहम बताया है। ब्रिक्स के एक्सपेंशन यानी अन्य देशों को शामिल करने का प्रस्ताव चीन के द्वारा किया गया। भारत ने इस पर सभी की सहमति से एक्सपेंशन को तरजीह दी है। इस दौरान ब्रिक्स कॉमन करेंसी को लेकर भी चर्चा हुई। आपको बता दें कि ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका हैं। सबसे पहले ब्रिक शब्द का प्रयोग वर्ष 2001 में एक निवेश बैंक गोल्डमैन सैशे के अर्थशास्त्री जिम ओ'नील ने अपने ग्लोबल इकोनॉमिक पेपर में किया था। ब्रिक्स देश वैश्विक जनसंख्या में लगभग 40% तो वैश्विक अर्थव्यवस्था में 1/4 की हिस्सेदारी रखते हैं। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने 100 माइक्रोसाइट्स प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। इसका मकसद ABDM यानी आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को एक्सेलरेट करना है। मिशन के तहत मिजोरम भारत में पहला राज्य बना है जहां पर ABDM माइक्रोसाइट्स को ऑपरेशनलाइज्ड किया गया है। ABDM की पहली माइक्रोसाइट आइजॉल में शुरू की गई है। अब इस माइक्रोसाइट्स के जरिए सभी हेल्थ केयर सुविधाओं को ABDM इनेबल किया जाएगा। इन सुविधाओं में प्राइवेट क्लिनिक्स, छोटे हॉस्पिटल्स और लैब्स शामिल हैं। इसके जरिए मरीजों को डिजिटल हेल्थ सर्विसेज मुहैया कराई जाएगी। माइक्रोसाइट को यूनिवर्स ऑफ हेल्थ केयर स्टेक होल्डर्स के तौर पर जाना जाता है। हेल्थ केयर स्टेक होल्डर्स में सभी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, लैब्स और फार्मेसीज शामिल हैं। इसका मकसद ABDM को लागू करने में आ रही चुनौतियों को दूर करना है। आपको बता दें कि आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन के जरिए टेलीमेडिसिन जैसी सुविधाओं का प्रयोग करके गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सुविधाओं तक लोगों की पहुंच सुनिश्चित की जाती है। आइए जल्दी से देखें रैपिड न्यूज में क्या है खास। सचिन तेंदुलकर को चुनाव आयोग का नेशनल आइकॉन घोषित किया गया है। सचिन तेंदुलकर के साथ 3 साल के लिए समझौता किया गया है। वे देश के लोगों को चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए जागरूक करेंगे। प्रसिद्ध सांख्यिकीविद CR राव का निधन हो गया। उन्हें इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स 2023 से नवाजा गया था। यह इस क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार के तौर पर जाना जाता है। इंटरनेशनल डे फॉर द रिमेम्बरेंस ऑफ द स्लेव ट्रेड एंड इट्स एबॉलिशन हर साल 23 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिन का मकसद दास व्यापार की त्रासदी को याद करना है। आइए जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर क्या सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल है, RK राघवन समिति का संबंध किस विषय से है? शिक्षा, रैगिंग, शोध क्षेत्र या फिर जनजातियों के कल्याण से? अगला सवाल है, चंद्रयान 3 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चंद्रयान 3 किसी भी देश द्वारा चंद्रमा पर भेजा गया पहला मिशन है। चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला मिशन है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3, इनमें से कोई नहीं। आइए जल्दी से देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे और उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था, निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है? वस्तु एवं सेवा कर, आयकर, निगम कर या फिर पूंजीगत लाभ कर? सही जवाब है ऑप्शन ए यानी GST। अगला सवाल मैंने पूछा था, भारत में न्यायिक समीक्षा का अर्थ है विधियों और कार्यपालिक आदेशों की संवैधानिकता के विषय में प्रख्यापन करने का न्यायपालिका का अधिकार।
विधानमंडलों द्वारा निर्मित विधियों के प्रज्ञान को प्रश्नगत करने का न्यायपालिका का अधिकार। न्यायपालिका द्वारा सभी विधायी अधिनियमों के राष्ट्रपति द्वारा सहमति प्रदान किए जाने से पूर्व पुनरीक्षण का अधिकार। या फिर न्यायपालिका द्वारा समान या भिन्न वादों में पूर्व में दिए गए स्वयं के निर्णयों के पुनरीक्षण का अधिकार। सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी विधियों और कार्यपालिका आदेशों की संवैधानिकता के विषय में प्रख्यापन करने का न्यायपालिका का अधिकार। तो आज के इस बुलेटिन में इतना ही रखते हैं। कल रात 9 बजे आपसे फिर से मुलाकात होगी। अगर आप इस बुलेटिन की पीडीएफ हासिल करना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है जिस पर इसकी पीडीएफ रोजाना मिलती है। साथ ही आज जो सवाल मैंने पूछे हैं उनके जवाब कमेंट बॉक्स में देना मत भूलिएगा। ठीक से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। नमस्कार।